जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल अनमोल पावर स्टोरी में। आज हम लेकर आए हैं चतुर्मुखिया की कहानी। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, कहानी की तरफ बढ़ते हैं। देवपुर गांव अपनी शांति, सुंदरता और समृद्धि के लिए दूर दूर तक मशहूर था। खेतों की हरियाली, लोगों की आपसी समझदारी और परंपराओं की मिठास इसे किसी चित्र में उकेरे गए गांव जैसा बनाती थी। लेकिन इस सुरम्य गांव में दो कांटे थे, रोहन और कमल। ये दोनों बचपन से ही शरारती थे, पर अब जैसे जैसे उम्र बढ़ी वैसे वैसे इनकी हरकतें भी खतरनाक होती चली गईं। पूरे गांव में उनकी वजह से एक अजीब सा डर और गुस्सा फैला रहता था। रोहन लंबा सा, तेज आंखों वाला लड़का था और कमल थोड़ा छोटा, पर बातों में किसी सयाने नेता से कम नहीं। दोनों एक दूसरे के पूरक थे। जहां रोहन ताकत दिखाता, वहीं कमल दिमाग चलाता। एक दिन अगर गांव की कुएं में रंग डलवाकर पानी पीने लायक नहीं छोड़ते, तो दूसरे दिन किसी की गाय को खोलकर जंगल की ओर भगा देते। किसी के खेत में कीचड़ फेंक देना, दीवार पर गंदी बातें लिख देना, गांव के मंदिर में शोर मचाना। इनकी करतूतों की कोई सीमा नहीं थी। और जब कोई उन्हें रोकने जाता तो या तो धमकी मिलती या फिर शराफत का मुखौटा पहनकर कह देते, हमें क्यों बदनाम किया जा रहा है, हमें तो कुछ पता ही नहीं। लोगों ने कई बार पंचायत में इनकी शिकायत की, लेकिन सबूतों के अभाव में हर बार वे बच निकलते। गांव के बच्चे उनसे डरते थे, महिलाएं उनसे घबराकर जल्दी जल्दी अपने काम निपटाकर घर लौटतीं, और बूढ़े लोग तो उनका नाम सुनकर ही भौहें सिकोड़ लेते थे। अब गांव की शांति टूटने लगी थी। गांव के मुखिया धीरज सिंह जी, जिन्हें सभी मुखिया जी कहकर सम्मान देते थे, इस समस्या से बहुत परेशान थे। उम्र में 60 के करीब, पर तेज बुद्धि और गहरी सोच रखने वाले इंसान थे। उन्होंने अपने जीवन में गांव को बाढ़, सूखा, महामारी और अकाल से उबारा था। लेकिन इस बार मामला अलग था। यह एक सामाजिक बीमारी थी। वे समझते थे कि रोहन और कमल को अगर आज न रोका गया तो कल यह गांव पूरी तरह बिगड़ जाएगा। एक दिन मुखिया जी ने गांव के बुजुर्गों की बैठक बुलाई। सभी ने मिलकर सुझाव दिए। किसी ने कहा कि पुलिस बुला ली जाए, किसी ने कहा कि इन्हें गांव से बाहर कर दिया जाए, तो किसी ने कहा कि इनकी पिटाई होनी चाहिए। लेकिन मुखिया जी जानते थे कि बल से नहीं, बुद्धि से काम लेना होगा, क्योंकि ये दोनों न केवल चालाक थे, बल्कि अगर उन्हें बाहरी तौर पर सजा दी जाती तो वे खुद को पीड़ित बताकर गांव वालों को ही बांट सकते थे। मुखिया जी ने अकेले में घंटों सोचा। उनके मन में एक योजना जन्म लेने लगी। उन्होंने गांव के चौपाल पर एक घोषणा करवाई। राजा साहब की ओर से गांवों की उन्नति और सेवा के लिए एक विशेष सम्मान रखा गया है। जो व्यक्ति गांव की सेवा में अगले 15 दिनों तक सबसे अधिक कार्य करेगा, उसे 50 स्वर्ण मुद्राएं और राजा का मानपत्र मिलेगा। यह पुरस्कार सिर्फ एक को मिलेगा और चयन पंचायत द्वारा किया जाएगा। ये खबर पूरे गांव में फैल गई जैसे आग जंगल में फैलती है। लोग अचंभे में थे, पर कई युवा प्रेरित हो उठे। लेकिन सबसे ज्यादा उत्साह दिखा रोहन और कमल ने। सोने की चमक ने उनकी आंखों में सपने भर दिए। उनके अंदर सेवा का झूठा जज्बा अचानक जाग उठा। कमल बोला, भाई रोहन, ये तो हमारे लिए है। अगर हम ये इनाम जीत लें तो गांव में इज्जत भी होगी और मजा भी। फिर सब हमारी बात मानेंगे। रोहन ने सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन हमें चालाकी से काम लेना होगा। दिखावे के लिए सेवा करनी है, ताकि सबको लगे हम बदल गए हैं। लेकिन असल में केवल इनाम पाना है। अगले ही दिन से इन दोनों का रंग रूप ही बदल गया। सुबह जल्दी उठकर झाड़ू लेकर चौपाल की सफाई करने लगे, जो पहले कभी नहीं किया। मंदिर की सीढ़ियां धोने लगे, बुजुर्गों के पैर छूकर आशीर्वाद लेने लगे, और जहां कहीं कोई बीमार होता वहां फल और दवाएं पहुंचाने लगे। गांव के लोग चौंके। कुछ को विश्वास ही नहीं हुआ कि ये वही रोहन और कमल हैं। मुखिया जी सब देख रहे थे, पर कुछ बोले नहीं। उन्हें पता था ये सब दिखावा है, लेकिन दिखावे को ही असली साबित करने के लिए उन्हें असली परख करनी होगी। दिन बीतते गए और दोनों एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में जुटे रहे। कभी तालाब की सफाई, तो कभी स्कूल की दीवार रंगना।
यहां तक कि दोनों ने आपस में एक दूसरे की टांग खींचने भी शुरू कर दी ताकि सामने वाला कम दिखे। लेकिन मुखिया जी अब असली चाल की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने गांव के कुछ बच्चों को बुलाया और उन्हें एक विशेष योजना के लिए तैयार किया। एक ऐसा नाटक रचाया गया जिसमें सेवा और आत्म बलिदान की असली परीक्षा होनी थी। और यहीं से कहानी ने मोड़ लिया, जहां चतुर्मुखिया अपने पूरे कौशल से न केवल गांव को बचाने वाला था, बल्कि इन दो चालाकों को उनके ही खेल में मात देने वाला था। देवपुर गांव की फिजा में अचानक परिवर्तन आया था। गांव वाले जहां पहले रोहन और कमल को देखकर रास्ता बदल लेते थे, अब वहीं लोग उन्हें बहुत अच्छा कर रहे हो बेटा कहकर मुस्कुराने लगे थे। दोनों का दिन अब सेवा के नाम पर शुरू होता और दिखावे की मुस्कान पर खत्म। मंदिर की सफाई, बुजुर्गों के पांव दबाना, स्कूल के बच्चों को बिस्कुट बांटना, ये सब उनकी प्रतिष्ठा निर्माण योजना का हिस्सा था। लेकिन चतुर्मुखिया धीरज सिंह जी जानते थे कि ये परिवर्तन असली नहीं है, केवल लोभ का परिणाम है। उन्होंने अब तय कर लिया कि इन दोनों की असलियत को जग जाहिर करने का समय आ गया है। और वह मौका एक रात खुद उनके सामने आ खड़ा हुआ। रात के अंधेरे में मुखिया जी अपने घर के पिछवाड़े तुलसी को जल देने निकले थे। तभी उन्होंने देखा कि दो परछाइयां गांव के स्कूल की दीवार की ओर छिपते छिपाते जा रही हैं। चांदनी रात में जैसे ही उन्होंने ध्यान लगाया, उन्हें दोनों के चेहरे पहचानने में देर नहीं लगी। रोहन और कमल। वे धीरे से उनके पीछे पीछे गए और यह देखकर दंग रह गए कि दोनों स्कूल की दीवार पर, जो उन्होंने खुद ही रंगी थी, अब उस पर कोयले से कुछ बेहूदी तस्वीरें और गालियां लिख रहे थे। कमल हंसते हुए कह रहा था, कल जब लोग इसे देखेंगे तो सारा शक सुमेर पर जाएगा। सब समझेंगे उसने रंग खराब किया और हम फिर उसे नीचा दिखाकर एक और सेवा का काम कर लेंगे। रोहन ने भी ठहाका मारा, ये सब देखकर मुखिया जी सोचेंगे कि हम तो बहुत ही अच्छे सेवक हैं, इनाम हमारा पक्का। मुखिया जी ने यह सब सुन लिया, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। वे चुपचाप लौट गए। अगले दिन जब सुबह गांव के बच्चे स्कूल पहुंचे और दीवार की हालत देखी, तो शोर मच गया। सुमेर, जो एक सीधा साधा युवक था और हाल ही में दीवार रंगने में मदद कर रहा था, उस पर शक किया गया। सुमेर का चेहरा उतर गया। वह फूट फूट कर रो पड़ा, मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो गांव के लिए कुछ करना चाहता था। मुखिया जी ने सुमेर को चुप कराया और तुरंत पंचायत बुला ली। पूरा गांव इकट्ठा हुआ। वहां उन्होंने रोहन और कमल से बहुत सहजता से पूछा, बेटा, तुम तो सेवा कर रहे हो इन दिनों, क्या तुम बता सकते हो रात को स्कूल की दीवार पर क्या हुआ? दोनों ने मासूम बनते हुए कहा, हमें कुछ नहीं पता मुखिया जी, हम तो रात जल्दी सो गए थे, शायद सुमेर ने ही कुछ किया हो। मुखिया जी मुस्कुराए, बहुत अच्छा, तो तुम कह रहे हो कि तुमने कुछ नहीं किया और सुमेर दोषी है? हाँ, दोनों ने कहा एक सुर में। तो फिर? मुखिया जी बोले, अगर मैं कहूं कि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि तुम दोनों दीवार पर कोयले से चित्र बना रहे थे, तब? ये सुनते ही दोनों का चेहरा सफेद पड़ गया। कमल की जुबान लड़खड़ा गई। आह, आपने देखा? हाँ, मैंने देखा, मुखिया जी बोले, लेकिन मैं तुम्हें तब भी नहीं पकड़ा, क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारी चाल नहीं देख रहा था, मैं यह देखना चाहता था कि तुम कब खुद अपनी चाल में फंसते हो। अब समय आ गया है तुम्हें असली सजा देने का। पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें मुखिया जी पर टिक गईं। लेकिन ये सजा कोई मारपीट या बर्बादी नहीं होगी। तुम्हें अब सेवा सच में करनी होगी, झूठे दिखावे से नहीं, पूरे गांव की निगरानी में। हर दिन सवेरे से शाम तक तुम्हें गांव का सबसे गंदा, सबसे कठिन काम करना होगा। शौचालयों की सफाई, कचरा उठाना, बूढ़ों की सेवा, बीमारों की देखभाल, और वो भी बिना इनाम की उम्मीद के। अगर तुमने एक दिन भी काम छोड़ दिया, तो तुम दोनों को गांव से हमेशा के लिए निकाल दिया जाएगा। और यदि तुमने पूरे 15 दिन ईमानदारी से काम किया, तो गांव खुद तय करेगा कि तुमने सुधार पाया है या नहीं। रोहन और कमल की गर्दनें झुकी हुई थीं। यह उनकी सबसे बड़ी हार थी। झूठ के पीछे भागकर अब सच का बोझ उठाना पड़ रहा था, लेकिन अब पीछे हटने का रास्ता नहीं था। मुखिया जी की यह पहली योजना थी, उनकी चाल में चालाकी।
और इससे न केवल उन्होंने दोनों की असलियत उजागर की, बल्कि पूरे गांव को यह दिखा दिया कि सही नेतृत्व केवल कानून से नहीं, समझदारी और धैर्य से होता है। पंचायत में दी गई सजा के बाद रोहन और कमल कुछ दिनों तक चुपचाप काम करने लगे। गांव के शौचालयों की सफाई, सड़कों से गोबर हटाना, तालाब से जलकुंभी निकालना, इन सभी कामों में वे अनमने मन से लगे रहे। लेकिन यह सब सिर्फ दिखावे का हिस्सा था। भीतर ही भीतर वे बदले की आग में जल रहे थे और सोच रहे थे कि कैसे मुखिया जी को मूर्ख बनाकर दोबारा अपनी ढाक जमाई जाए। 5वें दिन की सुबह दोनों चुपके से गांव की मिठाई की दुकान पर पहुंचे। वह दुकान गांव के बीचों बीच थी और वहां हर शाम लोगों की भीड़ लगती थी। बुजुर्ग गपशप करने, बच्चे रसगुल्ले खाने और जवान चाय के साथ ताश खेलने। वही दुकान जिसे राम प्रसाद हलवाई दशकों से चला रहा था। कमल ने दुकान के पीछे जाकर रामप्रसाद को पुकारा, काका, जरा देखिए, आपकी गाय खुलकर खेत की ओर जा रही है। रामप्रसाद ने तुरंत घबराकर दुकान छोड़ दौड़ लगा दी। उधर कमल दुकान की ओर मुड़ा और रोहन पहले ही मिठाई के डिब्बों के पास था। उसने जेब से लाल मिर्च पाउडर निकाला और जल्दी से बेसन के लड्डुओं के ऊपर और कुछ रसगुल्लों में घोलकर डाल दिया। दोनों ने जल्दी जल्दी सब कुछ वैसा का वैसा रखा और दुकान के सामने रामप्रसाद को आता देखकर ऐसे खड़े हो गए जैसे कुछ हुआ ही न हो। कमल फुसफुसाया, जब लोग ये लड्डू खाएंगे और जलते हुए दौड़ेंगे, तब मुखिया जी की इज्जत भी जलेगी, क्योंकि उन्होंने ही हमें सेवा में रखा है। हा हा हा। दोपहर होते होते दुकान पर भीड़ लग गई। सबसे पहले छोटे छोटे बच्चों ने मिठाई ली, पर जैसे ही पहले बच्चे ने लड्डू खाया, वह चीख पड़ा, आग लग गई मुंह में, अम्मा, पानी दो। फिर दूसरा बच्चा रोने लगा, तीसरे ने उल्टी कर दी। कुछ बड़े लोग जो रसगुल्ले लेकर हंसते हंसते खा रहे थे, अचानक नाक से पानी बहने लगा। एक ने तो हड़बड़ी में तालाब की तरफ दौड़ लगा दी। गांव में अफरा तफरी मच गई। रामप्रसाद की आंखों में आंसू आ गए। मेरे मिठाई पर ये किसकी नजर लगी? मेरी तो बरसों की इज्जत मिट्टी में मिल गई। मुखिया जी तुरंत मौके पर पहुंचे। लोग इधर उधर आरोप लगा रहे थे। कोई कह रहा था दूध खराब होगा, कोई कह रहा था हलवाई की गलती है, पर मुखिया जी चुपचाप सब सुनते रहे। उन्होंने एक बच्चे से मिठाई का बचा टुकड़ा लेकर सूंघा, फिर चखा। मिर्च इतनी तेज कि आंखों से पानी आ गया। मुखिया जी की आंखों में एक चमक आई। उन्होंने अपने एक गुप्त जासूस को इशारा किया, संदीप नाम का एक होशियार युवक, जो मुखिया जी का विश्वास पात्र था और गांव में अक्सर बेस्वाद चाय बेचने वाला कहकर मजाक उड़ाया जाता था। संदीप ने धीरे से आकर मुखिया जी के कान में कहा, उस दिन जब मिठाई में कुछ मिलाया गया, तब मैं वहीं था। मैंने देखा था, पर जानबूझकर कुछ नहीं कहा। आपने कहा था नजर रखना है, तो मैं देखता रहा। और अब मैं पूरे सबूत के साथ बता सकता हूं, ये काम रोहन और कमल का है। मुखिया जी ने शांत स्वर में सभी को इकट्ठा किया। पंचायत दोबारा बुलाई गई। अब गांव वाले उग्र थे। बच्चे बीमार हो चुके थे, रामप्रसाद की दुकान बंद पड़ी थी और शरारत का स्तर अब हंसी की सीमा से बाहर हो चुका था। रोहन और कमल फिर वही मासूम चेहरा लिए खड़े थे। हमें फंसाया जा रहा है मुखिया जी। आप ही बताइए, क्या हमने गांव की सफाई नहीं की? क्या हमने सेवा नहीं की? मुखिया जी ने उनकी ओर देखा और बोले, तुम्हारी सेवा तो मिठाई में भी झलक गई। एक सच्चा सेवक वही होता है जो बिना दिखावे के काम करे, और तुम्हारा सेवा प्रेम तो मिर्च जितना तीखा निकला। संदीप सामने आया और बोला, मैंने इन्हें देखा, मिठाई में मिर्च मिलाते हुए। खुद मेरी आंखों के सामने हुआ सब कुछ। मैं चुप रहा, क्योंकि मुझे पता था, अगर इन्हें तुरंत पकड़ लिया तो ये फिर से मासूम बन जाएंगे। अब पूरा गांव देख रहा है, अब इनकी कोई सफाई नहीं चलेगी। गांव में एकदम सन्नाटा छा गया। रोहन और कमल की चाल एक बार फिर खुद उनकी गलती से फंस गई थी। अब सिर्फ मुखिया जी की अगली चाल बाकी थी। मुखिया जी ने कहा, अब बात सज्जा की नहीं, सुधार की नहीं, बल्कि न्याय की है। तुम दोनों को अब गांव की पंचों के सामने माफी मांगनी होगी, और अगले 1 महीने तक तुमसे कोई बात नहीं करेगा, कोई तुम्हें काम नहीं देगा। तुम समाज से बाहर माने जाओगे, बहिष्कृत। ये सुनते ही दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया।
गांव में रहकर भी गांव से बाहर होना एक ऐसा दर्द था जिसे कोई नहीं सह सकता। उन्हें कोई पानी भी नहीं देगा, कोई उनके साथ नहीं बैठेगा, कोई उनकी बात नहीं सुनेगा। यह थी मुखिया जी की अगली चाल। मिठाई में मिर्ची जैसी शरारत का जवाब समाज के सबसे कठोर बहिष्कार से। और पूरे गांव ने पहली बार महसूस किया कि चालाकी का मुकाबला केवल चतुराई से ही नहीं, बल्कि धैर्य, समझ और समय के सही प्रयोग से ही संभव है। बहिष्कार की सजा ने रोहन और कमल को जैसे अंदर से तोड़ दिया था। गांव के बीचों बीच होकर भी वे अकेले हो गए थे। कोई बात नहीं करता, कोई पानी नहीं देता, दुकानदार तक उन्हें देखकर मुंह फेर लेते। ये सन्नाटा उनके लिए शोर से भी बड़ा बन चुका था। लेकिन फिर भी उनकी आदतें और फितरत ज्यों की त्यों बनी रही। 1 महीने की सजा पूरी होते ही उन्होंने फिर कोई नया तरीका सोच निकाला। इस बार कुछ ऐसा जिससे लोगों की आंखों में फिर जादू बिखेरा जा सके। कमल ने एक दिन बोला, अगर लोग हमसे दूर हैं तो उन्हें पास लाने के लिए डर पैदा करना होगा और फिर उस डर से छुटकारा दिलाने वाला बनकर सामने आना होगा। रोहन की आंखें चमक उठीं। मतलब, हम बनेंगे जादूगर। गांव के पास वाले जंगल में दोनों ने एक टूटी फूटी झोंपड़ी ली और उसे अपने तांत्रिक अड्डे जैसा रूप दे दिया। काले कपड़े, राख से पुता चेहरा, धुएं वाले ढेर सारे दीप और बांस की सींक से बनी लटकती अजीब आकृतियां। फिर गांव में खबर फैलाई गई, जंगल में एक बाबा आए हैं जो हर समस्या का हल जानते हैं, जो भविष्य देख सकते हैं, जो भूत भगा सकते हैं। लोग पहले तो हंसे, लेकिन फिर एक के बाद एक, किसी का बच्चा बीमार, किसी की गाय दूध देना बंद, किसी के खेत में कीड़े, सब पहुंचने लगे उस झोंपड़ी में। और वहीं बैठा होता एक सफेद बालों वाला तांत्रिक बाबा, यानी कमल। उसके पीछे लाल धोती में शिष्य, यानी रोहन। कमल आंखें बंद करके अजीब मंत्र बड़बड़ाता, ओम भीम भीम झूम झूम। फिर लोगों से कहता, ये सब बुरी नजर का असर है, इसका इलाज है, एक नींबू, एक सिक्का और एक बकरा मेरे पास छोड़ दो। और अगले दिन सब ठीक। लोग अंधविश्वास में आ गए। उनके पैसे, मुर्गे, अंडे और छोटे मोटे गहने भी धीरे धीरे उन दोनों के पास जमा होने लगे। गांव वालों में उनके चमत्कारों की झूठी कहानियां फैलने लगीं और धीरे धीरे मुखिया जी तक भी यह बात पहुंची। मुखिया जी मुस्कुराए, चलो, अब समय आ गया है कि इनका असली चमत्कार दिखाया जाए। उन्होंने गांव के नाटक मंडली को बुलाया, वो मंडली जो दशहरे पर रामलीला करती थी, जिनमें खुद मुखिया जी रावण बनते थे। सबको बुलाकर उन्होंने एक योजना समझाई, एक ऐसा नाटक जो नकली जादूगरों को उनके ही जाल में फंसा दे। अगले दिन गांव में यह खबर फैली कि मुखिया जी के बेटे को भूत लग गया है। वह बिना वजह चिल्ला रहा है, उल्टी हरकतें कर रहा है, नींद में बोलता है। मुखिया जी खुद गांव वालों के सामने बोले, हमने सब उपाय कर लिए, अब तो जंगल के बाबा ही आखिरी उम्मीद हैं। अगले ही शाम मुखिया जी अपने बेटे को लेकर रोहन और कमल के पास पहुंचे। गांव के बहुत से लोग भी पीछे पीछे आए। लड़का, जो असल में नाटक मंडली का कलाकार था, बहुत ही डरावनी आवाज में चिल्ला रहा था, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे यही रहना है, ये मेरा शरीर है। कमल और रोहन एक दूसरे को देखकर हकबका गए, लेकिन अब पीछे हटना भी नहीं था। कमल ने आंखें बंद कीं और रोहन ने एक काली धुआं छोड़ने वाली लकड़ी जलाई। कमल बोला, शांत हो जा भूत, वरना मैं तुझे राख कर दूंगा। तभी लड़का अचानक बहुत गहरी आवाज में बोला, तू मुझे भगा नहीं सकता, मैं जानता हूं तू खुद झूठा है, तेरा नाम कमल है और तू गांव का बहिष्कृत है। कमल हड़बड़ा गया, क्या क्या बक रहा है ये भूत? और तेरा साथी रोहन? वह भूत बना लड़का चिल्लाया, पिछले जन्म में रसगुल्लों में मिर्च मिलाता था। लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। लेकिन इससे पहले कि दोनों कुछ कह पाते, मुखिया जी खड़े हुए और बोले, अब इस नाटक का पर्दा गिरना चाहिए। उन्होंने इशारा किया और पूरे गांव की नाटक मंडली सामने आ गई। लड़का हंस पड़ा और बोला, मैं भूत नहीं, अभिनेता हूं। अब सारा भेद खुल चुका था। पूरा गांव तालियां बजा रहा था, लेकिन रोहन और कमल के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। मुखिया जी बोले, तुम लोगों ने लोगों के डर को अपनी चाल में बदला, लेकिन याद रखो,
झूठ चाहे जादू के कपड़े पहन ले, सच्चाई के सामने एक नाटक ही बनकर रह जाता है। लोगों ने फिर एक मत से फैसला किया कि अब रोहन और कमल को किसी भी गांव की जिम्मेदारी से पूरी तरह हटा दिया जाएगा। न सेवा, न सम्मान, न संवाद। अब वे दोनों गांव में रहकर भी अदृश्य हो गए। मुखिया जी की यह योजना, एक नाटक जो सच दिखा गया, ने साबित कर दिया कि चतुराई सिर्फ सोचने में नहीं, सही समय पर सही मंच तैयार करने में होती है। अब गांव में फिर से शांति लौट चुकी थी। लोगों को विश्वास हो चला था कि जब तक मुखिया जी हैं, कोई चालबाज लंबे समय तक अपना खेल नहीं चला सकता। पर रोहन और कमल, जो अब न गांव में मानते थे, न सम्मान के लायक माने जाते थे, अभी भी पूरी तरह सुधरे नहीं थे। वे दिन रात योजना बनाते रहते कि कैसे दोबारा खुद को साबित किया जाए, कैसे फिर से सबके बीच ताकत और डर का माहौल बनाया जाए। उधर मुखिया जी, जिनकी नजर हर कोने पर थी, ये भांप गए थे कि ये दोनों अभी भी गांव के लिए खतरा बन सकते हैं। उन्हें खत्म नहीं करना था, बस वहां से हटा देना था। शांति के लिए, गांव के लिए, और शायद उनके अपने सुधार के लिए भी। तभी उन्हें एक पुरानी लोक कथा याद आई। झूठी खजाने की अफवाह और दो लालची मूर्ख। और वहीं से जन्मी अगली योजना, सोने की खदान का सपना। मुखिया जी ने सबसे पहले अपने विश्वास पात्र संदीप को बुलाया, जो अब पूरे गांव में चाय वाले जासूस के नाम से मशहूर हो गया था। संदीप को यह जिम्मा मिला कि वह गांव में यह अफवाह फैलाए कि एक पहाड़ी की तलहटी में सोने की खदान मिली है। 2 दिन बाद ही खबर फैलने लगी। अरे, सुना क्या? गधेरिया टोला की पहाड़ी के पास कुछ मजदूरों को खुदाई में चमचमाती चीजें मिली हैं। लगता है सोने की नस है। फिर अगली सुबह बड़बड़ाते हुए एक बूढ़ा आदमी गांव के कुएं पर बोलता सुना गया। मेरे सपने में मां काली आई थीं। उन्होंने कहा, गांव के उत्तर पश्चिम की ओर खुदाई करो, सोना मिलेगा, लेकिन लालचियों से बचो। गांव में लोग चुपचाप सिर हिलाने लगे। ये वही अफवाहों का नर्म बीज था, जिसे मुखिया जी बहुत समझदारी से सींच रहे थे। और ये बीज सबसे पहले रोहन और कमल के दिमाग में पेड़ बनकर उगा। कमल ने कहा, ये मुखिया जरूर खुद वहां से सोना निकालना चाहता है, लेकिन हमें खबर पहले लग गई। अगर हम पहुंच गए पहले, तो सोच, सोना हमारा। रोहन की आंखों में लालच चमका। बस 2 दिन की मेहनत, फिर हम गांव के राजा। अगली सुबह दोनों बिना किसी को बताए निकल पड़े गधेरिया टोला की ओर। रास्ते में पहाड़ी इलाका शुरू हो गया, झाड़ियां, कांटे और चिलचिलाती धूप। लेकिन दोनों को अब किसी कठिनाई की परवाह नहीं थी। वे पहुंच गए उस जगह पर जहां संदीप ने नकली खुदाई के निशान छोड़े थे। कुछ गड्ढे, कुछ चमकीले पत्थर और टूटी फूटी टोकरी जैसी चीजें। यही जगह है, कमल चिल्लाया। वे दोनों पूरे जोश में खुदाई में लग गए। दिन बीता, रात आई, लेकिन सोना नहीं मिला। हिम्मत ना हारते हुए उन्होंने वहीं झोंपड़ी बना ली। तीसरे दिन उन्हें दूर से कुछ लोग आते दिखे। अजीब से कपड़ों में, बाल बिखरे हुए, हाथों में लकड़ी की तलवारें, गले में फूलों की माला और सिर पर मिट्टी से बने ताज। हम पगलापुर राज्य से आए हैं, उन लोगों में से एक ने ऊंची आवाज में कहा। रोहन और कमल चौंक गए। हम जानते हैं तुम सोना चुराने आए हो, लेकिन पहले हमारे सवालों का जवाब दो। 3 सही जवाबों पर तुम्हें राजा बना देंगे, और अगर गलत हुए तो बकरी बनाकर छोड़ देंगे। कमल हंसा। ये तो पगला गए हैं। पर जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां 10 से 12 और लोग थे, सब अजीब पोशाकों में। कोई खुद को उड़ने वाला महामंत्री कहता, कोई पानी में आग लगाने वाला वैज्ञानिक। असल में यह था मुखिया जी का अगला जाल। गांव से थोड़ा दूर एक वीरान जगह पर पगलापुर नाटक की मंडली को भेजा गया था, जो मनोरंजन के बहाने इन दोनों को फंसा सके। रोहन और कमल को 3 सवाल पूछे गए। 1, सूरज डूबता है तो वो कहां से लौट कर आता है? 2, अगर बकरी आसमान से गिरे तो क्या बनेगी? 3, चावल और पत्थर में क्या फर्क है जब दोनों में दांत टूट सकते हैं? दोनों जवाब नहीं दे पाए, और पगलापुर की मंडली ने उनका राज तिलक करने की घोषणा कर दी। बकरी के सींग वाला मुकुट पहनाकर, उनके गले में मिर्ची की माला डालकर। वे दिन भर उस टोपी में घूमते रहे और गांव की मंडली की हंसी का पात्र बने रहे। फिर रात में चुपके से वापस लौटे, लेकिन अब उनके पास न सोना था, न सम्मान,
और न ही कोई नया बहाना। गांव में यह खबर फैल चुकी थी कि दोनों सोने की खदान के लालच में पगलापुर के राजा बने और मिर्ची की माला पहनकर लौटे। और तब पहली बार उन्होंने खुद को आईने में देखा, थके हुए, हारे हुए और सबसे बड़ी बात, बेवकूफ। मुखिया जी ने जब उन्हें देखा तो बस मुस्कुरा कर बोले, कभी कभी सबसे बड़ा इलाज होता है खुद को बेवकूफ बनते देखना, ताकि अगली बार कोई चाल से पहले सोच सके। अब गांव में सब कुछ फिर शांत था। पर क्या यह वाकई अंत था? गांव के लोग अब हंसी हंसी में पगलापुर के राजा कहकर रोहन और कमल को चिढ़ाने लगे थे। जहां कभी ये दोनों हर गलियों में डर बनाकर चलते थे, वहीं अब बच्चे तक उनके पीछे बकरी बकरी चिल्ला देते। लोग अब इन्हें नजरअंदाज करते थे। कोई झगड़ा नहीं करता, कोई बात नहीं करता। और यही अनदेखा करना अब दोनों को सबसे ज्यादा चुभता था। कमल एक दिन चुपचाप मंदिर के पीछे बैठा था, कुछ सोचते हुए। चेहरा बदला हुआ लग रहा था, आंखों में कुछ थकावट सी थी। रोहन भी वहीं पास आ बैठा। दोनों ने बिना कुछ कहे एक दूसरे को देखा। शब्दों से ज्यादा वो नजरें बोल रही थीं। कमल बोला, हमने बहुत कुछ किया, मजा भी आया, चालाकी भी दिखाई, पर अब ऐसा लगता है जैसे सब कुछ खुद पे भारी पड़ गया। रोहन धीरे से सिर झुकाकर बोला, सब कुछ किया, पर किसी ने धोखा को कभी जीतते नहीं देखा। सबक अब समझ में आ रहा है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। अगले दिन एक अजीब घटना हुई। गांव के स्कूल में रात को किसी ने रंगरोगन कर दिया, पुराने बेंचों को ठीक किया और बाहर की दीवारों पर बच्चों के लिए सुंदर चित्र बना दिए। किसी ने पूरे मंदिर की सफाई कर दी। कुएं की टूटी जगत को किसी ने रातों रात ठीक कर दिया। गांव वाले सुबह उठे तो दंग रह गए। जब लोग खोज में निकले कि ये सब किसने किया, तो किसी ने बताया, रात में दो साए दिखे थे, शायद वही दो जो कभी दो शैतान माने जाते थे। कुछ लोगों ने कहा, शायद सच में बदल गए हैं। कुछ बोले, नहीं, ये भी कोई नई चाल होगी। फिर एक दिन गांव में मेला लगा। मुखिया जी मंच पर आए और बोले, आज हमारे गांव को सबसे साफ सुथरा गांव का पुरस्कार मिला है, और इसके पीछे जिनका हाथ है, वो दो लोग अब सामने आए। धीरे धीरे भीड़ चुप हो गई और रोहन व कमल मंच पर आए। सिर झुके हुए थे, आंखों में पश्चाताप था। कमल ने माइक पकड़ा और बोला, हमने गांव को बहुत सताया, शायद अब तक भी बहुत लोग हमें माफ नहीं करेंगे, लेकिन अब हम सजा नहीं, सेवा मांगते हैं। हम हर गलती का जवाब अपने काम से देना चाहते हैं। फिर रोहन बोला, हमने चालें बहुत चली, पर जो सबसे भारी पड़ी वो थी सच्चाई की ठोकर। उसी ने हमारी अक्ल ठिकाने लगाई। लोगों में फुसफुसाहट शुरू हुई। कुछ ने ताली बजाई, कुछ ने शक से देखा। मुखिया जी मंच पर आए और बोले, बदलाव दिखाने से आता है, कहने से नहीं। ये दो आज अपने की का बोझ खुद ढो रहे हैं, लेकिन क्या ये अंत है या नई चाल? ये समय बताएगा। भीड़ बिखर गई, लेकिन सवाल रह गया, क्या ये दोनों वाकई बदल गए? अब गांव के हर काम में रोहन और कमल दिखने लगे। कुएं की मरम्मत, स्कूल में बच्चों को पढ़ाना, खेतों की मेढ़ बनाना। मुखिया जी दूर से सब देख रहे थे, हर हफ्ते, हर महीने। लेकिन फिर 3 महीने बाद गांव के बाहर से एक अफवाह आई। एक नया गांव पास ही में, वहां के लोग सोने की नस की बात कर रहे हैं। और तभी अगले दिन कोई चुपके से उस ओर जाते देखा गया, एक लाल धोती में और दूसरा कंधे पर फावड़ा लटकाए। मुखिया जी ने खिड़की से देखा। होठों पर हल्की मुस्कान आई और वे बुदबुदाए, या तो ये सेवा में जुटे हैं या फिर साजिश में। पर एक बात तय है, अब ये गांव चुप नहीं बैठेगा, और मैं भी नहीं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल अनमोल पावर स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको हमारी सभी नई कहानियों की जानकारी मिल सके। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई रोचक कहानी के साथ। जय श्री कृष्णा।